हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीके अवेयरनेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आज के लेक्चर में इसी को समझेंगे कि किस टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रॉनहोफर ने डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझने के लिए सिंगल स्लिट का यूज़ किया था, तो इसी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है स्लिट, तो देख लीजिए, समझ लेते हैं कि स्लिट क्या होती है। आप लोग स्लिट से अच्छे से वाकिफ़ होंगे, फिर भी स्लिट हम बता देते हैं क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन है, लाइन नहीं, मान लीजिए एक दीवार है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लाइट पास कराएंगे तो इससे बाहर लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि दीवार इसको रोक देगा। लेकिन अगर इसी में हम एक पिन होल कर दें, एक छोटा सा स्पेस कर दें जिससे लाइट बाहर की ओर जाने लगे, तो इसी को कहते हैं स्लिट। यानी कि जो ये होल होना चाहिए पिन के आकार का होना चाहिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्लिट में जो होल होता है वो कितना छोटा होता है, तो उसी को कहते हैं स्लिट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि फ्रॉनहोफर ने डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझने के लिए यहाँ पे एक सिंगल स्लिट का यूज़ किया था और कैसे समझा था इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि उन्होंने इसमें क्या क्या लिया था, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक सिंगल स्लिट लिया था, तो यहाँ पे मान लीजिए यही एक सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ ई है और ये बहुत ज़्यादा होल छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको मैग्नीफाई करके बताया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया था, एक स्लिट लिया था ए बी। ठीक है, और उन्होंने दो कन्वर्जिंग लेंस लिया था L1 और L2। पहले जान लेते क्या क्या लिया था, उसके बाद हम इसको समझेंगे, तो उसके यूज़ भी पढ़ेंगे कि इन सबका क्या यूज़ है इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में। ठीक है, तो उन्होंने एक सिंगल स्लिट लिया था जिसकी विड्थ ई है, और उन्होंने दो लेंस L1 और L2, दो कन्वर्जिंग लेंस लिया था, और उन्होंने एक सोर्स लिया था जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स यानी कि ऐसा सोर्स जिससे सिंगल वेवलेंथ की लाइट्स इमिट हो। तो उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया था और स्क्रीन लिया था। ठीक है, तो उन्होंने इतना चीज़ लिया था। अब समझते हैं कि कैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से लाइट इमिट्स हुई और इस फर्स्ट लेंस L1 से जब टकराई तो मेन एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। यानी कि लेंस L1 का यहाँ पे यही यूज़ है कि कोई भी कन्वर्जिंग लेंस अगर ये उस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो उस लाइट को क्या कर देता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देता है। यानी कि इस लाइन को पैरेलल करने के लिए लेंस L1 का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन पैरेलल हो गई। और हम जब जानते हैं कि जब सोर्स पैरेलल होता है, जब पैरेलल होता है तो वेव फ्रंट कैसा बनता है, जब सोर्स पैरेलल होता है तो वेव फ्रंट कैसा बनता है, पैरेलल होता है तो वेव फ्रंट क्या बनता है, प्लेन बनता है। ये तो आप जानते ही होंगे। एक और जान लीजिए, जब सोर्स पॉइंट सोर्स होता है, यानी कि पॉइंट सोर्स होता है तो कैसा वेव फ्रंट स्फेरिकल बनता है। ठीक है, और जब सोर्स लीनियर होता है, जब सोर्स लीनियर होता है तो जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो यहाँ लाइट आ रही है, आपको देखने से लग रहा है कि ये एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल है यानी कि ये पैरेलल, ठीक है, जब ये पैरेलल है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेन बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक प्लेन वेव फ्रंट इमेजिन करिए कि है, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है इसलिए हमने नहीं बनाया, नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन वेव, तो हम कह सकते हैं कि स्लिट ए बी पर एक प्लेन वेव इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो हम प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है। हम जानते हैं कि वेव फ्रंट पर स्थित जो ईच पॉइंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक नए सोर्स का काम करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं और वो वेवलेट्स को इमिट करते हैं। और हम जानते हैं कि वेवलेट के इंटरफेयर से बनता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यानी कि यहाँ से क्या वेवलेट्स इमिट्स होंगी और उनके इंटरफेयर से डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। ठीक है, जब इंटरफेयर होगा तो डिफ्रैक्शन होगा। तो जो डिफ्रैक्शन होगा वो कहाँ होगा, वो डिफ्रैक्शन इनफाइनाइट पर होगा। ठीक है, वो डिफ्रैक्शन इनफाइनाइट पर होगा। तो आप समझेंगे यहाँ लेंस L2 का क्या यूज़ है। तो डिफ्रैक्शन इनफाइनाइट पर होता है, तो हम जानते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का एक ये भी यूज़ है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस पर पैरेलल रेज इंसिडेंट की जाती है तो वो उसको क्या कर देता है, किसी एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। तो ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो तो इनफाइनाइट पर बनेगा। तो अगर लेंस L2 का यहाँ पे हम यूज़ कर लें तो वो
जो इनफाइनाइट पे बनेगा वो उसको स्क्रीन पर क्या कर देगा, फोकस कर देगा, यानी एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे स्क्रीन पर बन जाएगा। यानी कि यहाँ लेंस L2 का यही यूज़ है डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्क्रीन पे बनाने के लिए। और लेंस L1 का क्या यूज़ है, लेंस L1 का यूज़ है कि इससे अगर कोई भी कॉन्वेक्स लेंस से अगर लाइट इंसिडेंट करती है तो वो मेन एक्सिस के पैरेलल भी हो जाती है। तो यानी कि यहाँ जो लेंस L1 का यूज़ है वो लाइट को पैरेलल करने के लिए, और यहाँ पे जो है लेंस L2 का यूज़ है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्क्रीन पर कन्वर्स करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप समझ गए, यानी कि स्क्रीन पर क्या कर दिया, फोकस कर दिया गया डिफ्रैक्शन पैटर्न को, यानी कि इनफाइनाइट पे बन रहा था, लेंस L2 का यूज़ करके हमने उस स्क्रीन पर फोकस कर दिया। ठीक है, ये इसका यूज है। ठीक है, तो स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि स्क्रीन पर अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बनते हैं, डार्क एंड ब्राइट बैंड बनते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पॉइंट O पर क्या बनता है, ब्राइट बैंड बनता है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसको क्या कहते हैं, इसको सेंट्रल बैंड या प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं। पॉइंट O पर हमेशा बनता है। ठीक है, ठीक है, और उसके ऊपर नीचे भी कई अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड बनते हैं। तो वही हमें देखना है कि पॉइंट P पर क्या बनेगा। मान लीजिए पॉइंट P पर भी कोई बैंड बना है, तो वही हमें देखना है कि पॉइंट P पर क्या बनेगा, डार्क बैंड बनेगा कि ब्राइट बैंड बनेगा। यानी कि इससे थीटा एंड डायरेक्शन ऊपर एक जगह हमें यहाँ पे, जहाँ पे इंटरफेयर हुए लाइट, यहाँ पे हमें देखना है कि डार्क बैंड बनेगा कि ब्राइट बैंड बनेगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। तो इसी का हमें डेरिवेशन करना है। तो इस डेरिवेशन में हम पहले समझ लेते हैं कि इस डेरिवेशन में हमें क्या क्या निकालना है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस। किसके बीच, इन दोनों रेस के बीच पाथ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पहले लिख लेते क्या क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, फिर जब पाथ डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो निकालेंगे फेज डिफरेंस। क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस। उसके बाद थर्ड हम क्या निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सब पॉइंट O के लिए हम निकालेंगे, सॉरी पॉइंट P के लिए। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, और फोर्थ हम क्या निकालेंगे, फोर्थ निकालेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, फोर्थ हम निकालेंगे इंटेंसिटी। एंड इसके बाद हम लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, पर देख लेते हैं। ठीक है, 5 दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट निकालेंगे कंडीशन 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, यानी कि देखेंगे कि पॉइंट P पर दोनों कंडीशन को हम देखेंगे, मैक्सिमा की भी कंडीशन को और मिनिमा में की कंडीशन को। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों रेस का। पॉइंट O के लिए सब कुछ, सॉरी पॉइंट P के लिए सब कुछ निकालेंगे। सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे। जब पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो फेज डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पॉइंट P पर। उसके बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। उसके बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये 4 है वो इस लेक्चर में हम लोग पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी निकालेंगे, और अगले लेक्चर में हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे। क्योंकि अगर इस लेक्चर में इसको कवर करते हैं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी बारी हम पहले इन दोनों रेस के पाथ डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले निकालेंगे पाथ डिफरेंस। किसके बीच पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ये जो ए यहाँ पर कुछ नेम देते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N। ठीक है, तो हम किसके बीच पाथ डिफरेंस निकालेंगे AMP एंड B, सॉरी इसको नेमिंग नहीं, इसको नेमिंग देते क्योंकि इसके बीच, दोनों के बीच AMP एंड B एंड P, इन दोनों के बीच क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, देखिए कि इन्हीं दोनों रेस के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है। तो अगर इस वाली लाइन पे, ये वाली लाइन है रे है BNP, इस वाली रे पे अगर एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ से देखिए दोनों की पाथ डिफरेंस, पाथ सेम हो जाती है।
पाथ डिफरेंस यानी पाथ डिफरेंस मतलब यही होता है कि जो दो रेज जा रही है उन दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर इस वाली रेस पे बी एन पी इस वाली रे पे परपेंडिकुलर लाइन यानी कि एक नॉर्मल ड्रॉप कर दे तो उसके बाद इन दोनों का जो पाथ हो जाता है वो सेम हो जाता है। तो उसके बाद अगर इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस निकालेंगे यहाँ से लेकर इस पॉइंट को देखिए हमने के माना है, यहाँ से के एन पी एंड बी एम पी इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। तो हमें पाथ डिफरेंस तब इन दोनों रे में यही आ रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पाथ यहाँ पे जो बी के है वही इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जब ड्रॉप कर रहे हैं तो ये वाली जो दोनों रेज है इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का पाथ सेम हो जाएगा। देखिए सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। और यही एक्स्ट्रा है जो बी एन पी यही जो रे की यही जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि इन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा वो बी के हो जाएगा, ठीक है। यानी लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बी के, ठीक है। तो हमें बी के की वैल्यू निकालनी है कि बी के की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो बी के की वैल्यू निकालने के लिए हम एक ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, यहाँ पर के है, ठीक है। इसके को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, नहीं यहीं पे, ठीक है। ट्राइंगल कौन लेंगे, ए बी के, ट्राइंगल ए बी के लेके हम बी के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले एक और फैक्ट समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये जो है ये हमने थीटा एन डायरेक्शन में पॉइंट पी पर देखना है कि क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, मिनिमम बन रहा है, यानी कि डार्क पॉइंट बन रहा है कि ब्राइट पॉइंट बन रहा है। तो थीटा एन डायरेक्शन में लिया है, तो यहाँ से आप सपोज करेंगे कि ये वाली जो एंगल है वो क्या होगी, ठीक है। तो ये वाली एंगल भी थीटा एन होगी। तो फ्रेंड्स अब समझिए कैसे ये वाली भी थीटा एन होगी। ये पूरा थीटा एन नहीं होगा पर थोड़ा सा लगभग मैं कह सकती हूँ थीटा एन होगा। कैसे होगा उसको समझते। आप इमेजिन करिए कि इस बार ये दोनों रेस को हम इस वाली रेस पे ला रहे हैं, ये जो रेस जा रही है इस वाली पे ला रहे हैं। तो जब इन दोनों रेस को इस वाली रेस पे लाएंगे तो ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉप किया ये किधर जाएगी, ये इस वाली लाइन पे जाएगी। यानी कि जब ये वाली को हम इस पे ला रहे हैं तो ये वाला इस पे चला जा रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा एन है तो इन दोनों के बीच भी एंगल थीटा एन ही होगा। तभी तुम जब इसको इस पे ला दे रहे तो ये वाली रे इस पे हो जा रही है। यानी कि लगभग कह सकते हैं कि ये जो रे है ये जो एंगल है थीटा एन, ये यहाँ पर भी एंगल थीटा एन ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर इस वाली रेस को इस पे ला रहे हैं, इस वाली रे को इस पे ला रहे हैं, यानी कि इसको इस पूरे को यहाँ ओ पे शिफ्ट कर दे रहा है। जब इसको नीचे लाएंगे तो ये वाली भी देखिए, ये जो हमने इस पे नॉर्मल ड्रॉप किया वो इस पे आने लगेगी, इस पे ए बी पे आने लगेगी, ठीक है, ए बी पे आने लगेगी। तो जब ये थीटा एन होगा तो ये भी लगभग थीटा एन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको थीटा एन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। दिख रहा है यहाँ पे हमने छोटा सा थीटा एन लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए अब ट्राइंगल ए बी के में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर बी के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट साइन थीटा एन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये जानते हैं कि थीटा के सामने वाली जो रे होती है, जो लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। देख लेते हैं, ठीक है। थीटा के सामने वाली लाइन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और उससे लगी हुई लाइन को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो थीटा के सामने वाली कौन है, बी के है, ठीक है। थीटा के सामने वाले बी के, इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कह सकते हैं बी के अपॉन, और बेस क्या होगा, यानी कि थीटा से लगी हुई लाइन। तो थीटा से कौन है, ये ए बी, ये वाली जो है ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो बी के अपॉन ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हमने अच्छे से कर लिया, ठीक है। हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है इसलिए थोड़ा यहीं पे करेंगे, ठीक है। तो बी के इज इक्वल टू क्या होगा, ये नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो बी के इज, क्योंकि मैं बी के की वैल्यू निकाली, क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या है, बी के। तो बी के इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन, ठीक है। और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी तो विड्थ की स्लिट की विड्थ है।
ये हो जाएगी ई इंटू साइन थीटा एन, ये क्या हो जाएगी बी के की वैल्यू, और हमें क्या निकालना था पाथ डिफरेंस। ये रहा पाथ डिफरेंस। दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा बताया था फेज डिफरेंस। तो हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, पार्ट डिफरेंस को चलिए यहाँ पे डेल से डिनोट कर देते हैं। ये मान लीजिए कि डेल है, ठीक है, डेल इज इक्वल टू ई साइन थीटा एन, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में रहने दीजिए, ठीक है। तो फेज डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इज इक्वल टू ई साइन थीटा एन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस हो जाता है, इसको हम डी कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस निकल गया। तो ये फेज डिफरेंस किसके किसके बीच निकला है, इन दोनों के बीच निकला है, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे n नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर पूरे के कारण फेज डिफरेंस ये है, पूरे स्लिट के कारण फेज डिफरेंस ये है, अगर ये n नंबर ऑफ इसमें वाइब्रेशन हो रहा है तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो स्लिट है वो n स्लिट में डिवाइड है, ठीक है। तो पूरे स्लिट के कारण अगर फेज डिफरेंस इतना आ रहा है तो किसी दो कंसेक्यूटिव स्लिट के बीच अगर फेज डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें n से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यही ना होगा। तो अब ये हम समझते हैं कि हम कैसे यहाँ पे n स्लिट आपको कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक स्लिट है, ठीक है, और इसमें n नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्लिट है वो n स्लिट में डिवाइड है। जब n स्लिट में डिवाइड है तो किसी दो कंसेक्यूटिव स्लिट के बीच अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा फेज डिफरेंस इतना है और ये पूरे n नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं, यानी कि यहाँ n स्लिट में डिवाइडेड है। तो किन्हीं दो कंसेक्यूटिव स्लिट के बीच अगर फेज डिफरेंस हमें निकालना है तो हम इससे क्या करेंगे, अपान n कर देंगे, तो हमें किसी दो कंसेक्यूटिव स्लिट के बीच पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। और यहाँ पे हम याद कर लीजिए, कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो स्लिट है वो n स्लिट में डिवाइडेड है, क्योंकि यहाँ पे n नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जो न्यू फेज डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर किसी दो कंसेक्यूटिव स्लिट के बीच फेज डिफरेंस निकालना है तो 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू ई साइन थीटा एन, और इसके अपान क्या हो जाएगा, हम 1 अपान n से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि n नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम चलेंगे हम, तो ये देखिए ये तो हमने निकाल लिया फेज डिफरेंस, ठीक है। और हमारा तीसरा क्या था, तीसरा था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो उसको निकालने के लिए देखिए हम एक थ्योरी, कौन सी थ्योरी का यूज करेंगे, उस थ्योरी का यूज करेंगे फ्रॉम द थ्योरी ऑफ एन हार्मोनिक वाइब्रेशन, यानी कि एन वेक्टर एडिशन। क्योंकि हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि जो स्लिट है वो एन स्लिट में डिवाइडेड है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अब क्या निकालेंगे, तीसरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किससे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है जो होता है एन हार्मोनिक वाइब्रेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, एन हार्मोनिक वाइब्रेशन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं, इसको यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे और किस फॉर्मूले से, एन हार्मोनिक वाइब्रेशन, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो एन हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे वो एन हार्मोनिक मोशन थ्योरी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो यानी से वी कैन से अकॉर्डिंग टू एन हार्मोनिक मोशन, वी कैन से अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ एन हार्मोनिक मोशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हम जानते हैं कि ये हम जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये जो एन हार्मोनिक मोशन का डेरिवेशन हमें नहीं करना है। इसमें एन हार्मोनिक मोशन की जो
फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें हमारे सिलेबस में इसको नहीं दिया, इसको हम क्लास 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं करी। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, होता है ए साइन ये यहाँ पे हमने फेज डिफरेंस क्या माना डी, तो होता है एन डी अपान टू अपान क्या होता है साइन डी बाई टू, ठीक है। ये डी क्या है, ये डी फेज डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे हम फेज डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे। ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, पर फिर भी यहाँ पे हम डी की वैल्यू पहले रख लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा ए साइन एन, और डी की वैल्यू क्या है 1 अपान एन 2 पाई अपान लेमडा इंटू ई साइन थीटा एन, ठीक है। और यहाँ पे एन है, ठीक है, n/2 आगे निकाल लेते हैं, ये n/2 आगे निकाल लेते हैं, और इसकी वैल्यू डी की वैल्यू हमने यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख दी है, ठीक है। अपान साइन डी की वैल्यू फिर से रखेंगे, डी की वैल्यू क्या है 1 अपान एन 2 पाई अपान लेमडा इंटू ई साइन थीटा एन, ठीक है, दिख रहा है साफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साफ नीचे नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो पहले देख लेते क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एन से एन कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इतना, और यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, इतना कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे क्या बच रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बच रहा है ए साइन, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन गलत हो रहा है, तो डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू थी 1 अपान एन 2 पाई अपान लेमडा इंटू ई साइन थीटा एन, ये थी डी की वैल्यू, ठीक है। तो हमने इसमें पुट किया, तो ये d/2 है, तो हमने 1 अपान एन 2 पाई अपान लेमडा इंटू ई साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 अपान 2 भी, यानी कि 2/2 में है, तो 1 अपान 2 इंटू साइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या बच रहा है, ठीक है। ए साइन एन से एन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है ए साइन पाई अपान लेमडा इंटू ई साइन थीटा एन, ठीक है, ये बच रहा है अपान, ठीक है, अपान, क्योंकि इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, अपान नीचे क्या बच रहा है साइन 1 अपान एन इंटू बच रहा है पाई अपान लेमडा इंटू ई साइन थीटा एन, इतनी वैल्यू बच रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये इसको हम यहाँ पे पाई अपान लेमडा इंटू ई साइन थीटा एन को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो इसको अगर छोटा करने पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे छोटी सी वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बुक में इसको अल्फ़ा माना है, तो इसको हम यहाँ पे अल्फ़ा मान लेते हैं, क्योंकि इसको छोटा करना, कब तक इसको लेके ढोएंगे, तो कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई अपान लेमडा इंटू ई साइन थीटा एन, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए साइन अल्फ़ा अपान, और साइन इसकी वैल्यू क्या है अल्फ़ा है, अल्फ़ा, और ये एन बचा हुआ है अपान एन, ठीक है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो एन था वो एन क्या है, जो एन है इसमें जो एन नंबर ऑफ वाइब्रेशन था, और जो अल्फ़ा है वो क्या है अल्फ़ा, ये एंगल है, ठीक है, और ये एन नंबर ऑफ वाइब्रेशन है। तो हम जानते हैं कि ये क्या वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो यानी कह सकते हैं कि इफ़
इफ अल्फा अपान एन इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी है, तो हम जब जानते हैं कि साइन का एंगल अगर बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो हम इस क्या कर लेते हैं, अगर इफ ए थीटा इज वेरी स्मॉल, देन कह सकते हैं कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है, तो कह सकते हैं कि ए साइन अल्फा अपान साइन को हटा देंगे, ओनली क्या कर देंगे एंगल, यानी कि अल्फा अपान एन। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, एन को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एन ए साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा एन। ठीक है, सॉरी एन नहीं अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक और चीज़ कर मान लेते हैं, एन ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, यहाँ पे हम इसको कैपिटल ए पुट कर देते हैं। ठीक है, छोटी करने के लिए। ठीक है, तो ये तो रहा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसको इरेज कर लेते हैं, इरेजर यहाँ पे इसको अच्छे से इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि फाइनल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए साइन अल्फा अपान अल्फा। तो ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल गई, तो हम लास्ट निकालना था क्या, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी थी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी हम जानते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या है, ये है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो इस रखिए इसमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ए साइन स्क्वायर अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर। ये क्या है, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। दिख रहा है आप लोग को, बहुत ज़्यादा नीचे लिख रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी बहुत साफ दिख रही है। तो ये रहा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और हमने पहले निकाला था क्या, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। ये सब पॉइंट ओ के लिए निकाला जा रहा है। और हमने बताया था कि हमारा जो पांचवा और लास्ट था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो क्या था, कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो फ्रेंड्स उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। पॉइंट पी पर हम मिनिमा और मैक्सिमा दोनों की कंडीशन निकालेंगे। तो इस लेक्चर में बस यही था। तो फ्रेंड्स अगर आपको डेरिवेशन अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।